रेड लायन बार के अंदर बैठा सार्जेंट ली खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर बिग बैन नई बिजली से चलने वाली लाइट से जगमगा रहा था। पार्लियामेंट बिल्डिंग्स के पीछे सूरज छुप रहा था और बिग बैन की परछाई थेम्स नदी पर पड़ रही थी। इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड को यहां 15 मिनट पहले ही आ जाना चाहिए था। ली से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो बार के अंदर बिना किसी ड्रिंक के बैठा था और उसका भी मन 1-2 बियर पीने का कर रहा था। हालांकि वो भी ड्यूटी पर था। अपना मन मानकर वो बाहर आकर खड़ा हो गया। वैसे भी उसका यहां आज रात होना ठीक नहीं था। आज उसकी शादी की सालगिरह थी और अगर उसकी बीवी उसे रात के इस वक्त यहां पब में देख लेती तो उसके लिए मुसीबत हो सकती थी। उसने एक बार और बिग बैन की तरफ देखा। वो पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं गया था। उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि उसकी बीवी क्लारा जरूर उसके हालात को समझेगी। शादी के वक्त क्लारा जानती थी कि उसने किससे शादी की थी। ली सबसे पहले एक पुलिस ऑफिसर था। शायद आज रात अपनी बीवी के साथ कैंडल लाइट डिनर को मिस करना किसी और मासूम औरत की जान बचा सकता था। पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, सार्जेंट ली। ली पलटा तो वहां कॉटफोर्ड खड़ा था। उसने कहा, आप लेट हैं सर। कॉटफोर्ड ने कहा, जिस पर हमें शक है उस पर कौन नजर रख रहा है? ली ने कहा, सर मैंने प्राइस को काम पर लगाया था पर उसे आज रात मैंने घर भेज दिया है। वो काफी थका हुआ लग रहा था। वैसे भी वो पूरे 1 हफ्ते से ड्यूटी कर रहा है। आप परेशान न हो। जिससे हमें पूछताछ करनी है वो आज पूरी रात यहीं रहेगा। आप तो इस तरह की पार्टीज को जानते ही हैं। यहां शराब और सिगार सुबह की पहली किरण तक चलते हैं। कॉटफोर्ड ने कहा, गुड, ठीक है, चलो उसे उठाते हैं। ली ने कहा, क्या आप इस बारे में श्योर हैं सर? मतलब अगर हम उसे सबके सामने उठाते हैं तो हमारी जांच के बारे में सबको पता चल जाएगा। कॉटफोर्ड ने कहा, इसकी चिंता तुम मत करो ली। ऐसे लोग आसानी से नहीं मानते। हमें उसे सबके सामने जलील करना ही पड़ेगा। ली ने हां में सर हिलाया और अपने ऑर्डर्स को पूरा करने निकल पड़ा। जाते जाते कॉटफोर्ड ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ध्यान रहे तुम उसे डर्बी गेट की तरफ से ही लेकर आना। अगर तुम उसे पीछे के दरवाजे से लाओगे तो उसे कोई देख नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि सब लोग उसे देखें और उसके साथ काम करने वाले सभी मुजरिम उस पर शक करें। आर्थर शातिर आदमी है और इसीलिए हमें उसका घमंड तोड़ना ही होगा। ली बार के अंदर चला गया। वो जानता था कि आर्थर से कुछ भी उगलवाना आसान नहीं होने वाला था। आज की रात लंबी चलने वाली थी। आर्थर बड़े ही अजीब तरह से उस मोटे कॉटफोर्ड को देख रहा था जब उसने जॉन का जर्नल उसके सामने मेज पर पटक दिया। उसने वो खोल कर पढ़ा। उसे यकीन था कि कॉटफोर्ड झूठ बोल रहा था, क्योंकि उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में अगर किसी ने दस्तावेज इकट्ठा किए थे तो वो थी मीना। पर शायद जॉन ने भी सबसे छुपाकर कुछ जर्नल्स बना रखे थे। आर्थर वो जर्नल्स पढ़ता रहा और तब उसका ध्यान इंस्पेक्टर के निशान लगाई हुई कुछ लाइनों पर गया। ये लिखावट जॉन की ही थी। वो समझ गया था कि जॉन ने एक गलती कर दी थी, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भी भाव लाए बिना एक झटके में वो जर्नल बंद कर दिया। उसने कहा, किसे पता कि उस शराबी और नशेड़ी जैक ने किसी के भी बारे में क्या और क्यों लिखा है। मैं इस पर अपना वक्त बर्बाद क्यों करूं? जैक के बारे में सभी जानते थे। वो एक जमाने में बड़ा ही मशहूर और सम्मानित डॉक्टर था, पर समय के साथ वो मॉर्फिन के नशे का आदी हो गया था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जैक के दावों में कितनी सच्चाई थी।
जैक के जर्नल्स का अदालत में कोई महत्व नहीं था। आर्थर ने एक नजर इंस्पेक्टर पर डाली। इस मोटे और स्लोवाक जैसे दिखने वाले आदमी में कोई तो बात थी। वो समझ चुका था कि कॉटफोर्ड ने उसे असहज करने के लिए बड़ी मेहनत की है। उस पूछताछ वाले कमरे में एक मेज और कुछ लकड़ी की कुर्सियों के सिवा कुछ और नहीं था। मेज के ठीक ऊपर 2-3 फीट पर एक बल्ब लटक रहा था, जिसकी रोशनी सीधा मेज पर पड़ रही थी। कॉटफोर्ड खड़ा पानी पी रहा था और उसने आर्थर को इसके लिए पूछा भी नहीं था। उस उमस और गर्मी भरे कमरे में आर्थर को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो जानता था कि कॉटफोर्ड उसे यहां क्यों लाया था। आर्थर पर इन सब मामूली बातों का कोई असर पड़ने वाला नहीं था। वो एक सोल्जर था और चाइनीज युद्ध के दौरान उसने जेल में अच्छा खासा समय बिताया हुआ था। ये चाइनीज लोग पूछताछ के नायाब तरीके ढूंढ लेते थे। वो अपने कैदियों को जिस्मानी और मानसिक दोनों ही तरह से तोड़ना अच्छी तरह से जानते थे। उनके सामने तो ये कॉटफोर्ड बच्चा था। अपने होठों पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए कॉटफोर्ड ने कहा, शायद इसमें आपकी कुछ दिलचस्पी हो। उसने एक फीकी पड़ चुकी हरे रंग की फाइल में एक पन्ना खोलकर आर्थर के सामने रख दिया। आर्थर ने उसे पढ़ा और पूछा, ऑटोप्सी रिपोर्ट? कॉटफोर्ड ने कहा, हां, लूसी वेस्टनरा की ऑटोप्सी रिपोर्ट। आर्थर इस बार अपने जज्बात छुपा नहीं पाया। उसे जैसे एक सदमा सा लगा था। कॉटफोर्ड मुस्कुरा रहा था। आर्थर थोड़ा सोच में पड़ गया। लूसी पर तो कोई ऑटोप्सी की ही नहीं गई थी, फिर यह रिपोर्ट कहां से आई? कॉटफोर्ड ने कहा, आप इस ऑटोप्सी के कठिन शब्दों के चक्कर में मत पड़िए। इस ऑटोप्सी का नतीजा आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ है। कॉटफोर्ड ने उंगली एक जगह पर रखी जहां लाल स्याही से लिखा हुआ था, खून। आर्थर ने यह शब्द जोर से पढ़ा था। वो चिल्लाया, यह बकवास है। लूसी की मौत तो एक अनजान खून की बीमारी से हुई थी। लूसी की यादों को अब तक अपने जहन से निकाल नहीं पाया था आर्थर, और वो आज फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। अनडेड लूसी का वो चेहरा उसके जहन में एक बार फिर से ताजा हो गया था, और वो दोबारा उसे याद नहीं करना चाहता था। उसके वो लंबे दांत, वो खून जैसे लाल होंठ और वो शैतानी हाव भाव। कॉटफोर्ड ने कहा, मिस वेस्टनरा एक पैसे वाले परिवार से थी। अपनी मौत से कुछ दिनों पहले और आप दोनों की शादी से पहले उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी थी। उनकी सारी जायदाद आपके नाम पर हो गई थी। ली ने बीच में आते हुए कहा, यह भी तो खून का कारण हो सकता है। डॉक्टर जॉन की लिखी हुई बातों के सिवा हमारे पास और भी सबूत हैं जिससे हमें गिरफ्तारी का वारंट मिल सकता है। आर्थर गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से पर काबू पाया। उसका मन तो कर रहा था कि वो ली और कॉटफोर्ड दोनों का सर दीवार पर मार दे, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो उनके जाल में फंसना नहीं चाहता था। उसने कहा, मुझे भी पैसों की कोई कमी नहीं इंस्पेक्टर। आप मेरे बारे में पहले से ही जानते हैं। मुझे लूसी के साथ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। कॉटफोर्ड ने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं लॉर्ड गोल्डलमिंग, यहां कोई मजाक नहीं चल रहा। यह कहते हुए कॉटफोर्ड ने अपनी जेब से एक फोटो निकालकर आर्थर के सामने रख दी। आर्थर का दिल जैसे फट सा गया। ये एक बदसूरत, कंकाल में तब्दील हो चुकी लाश थी। उसकी पसलियों के बीच एक लोहे की रॉड धसी हुई थी। खूबसूरत सफेद रंग की वो ड्रेस जो लूसी ने अपनी शादी के दिन पहनने के लिए बनवाई थी, वो अब मटमैली और तार तार हो चुकी थी। उसके जिस्म के टुकड़े साफ दिखाई पड़ रहे थे। आर्थर समझ गया था कि यह फोटो अभी हाल ही में ली गई थी।
इस घटिया इंस्पेक्टर ने लूसी की कब्र खोली थी। वह उस भयानक तस्वीर से अपनी नजरें हटाना चाहता था, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, जो कि उसने जेबों में डाले हुए थे। वो जानबूझकर वो तस्वीर उठा नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कॉटफोर्ड उसके कांपते हुए हाथों को देख लेगा। सालों तक आर्थर ऐसे बर्ताव करता रहा जैसे उस रात कुछ हुआ ही नहीं, पर फिर भी वो अंदर ही अंदर जलता रहा था। लूसी को दफनाने के बाद उसने और उसके बाकी साथियों ने उसे अपनी आंखों से जिंदा होते हुए देखा था। लूसी उसे एक बार फिर से अपने आगोश में लेने को तैयार थी। आर्थर लूसी को चूमने जा ही रहा था कि प्रोफेसर बीच में आ गए। उन्होंने लूसी के सामने वो क्रॉस रख दिया और उसी पल आर्थर को लूसी का असली रूप दिखाई पड़ा था। वो किसी जानवर की तरह गुर्राने लगी थी और उसके दांत लंबे हो गए थे। उसकी आंखें अंधेरे से भरे काले गोलों में बदल गई थी, जिनमें वो पहले वाली मासूमियत कहीं नहीं थी। आर्थर प्रोफेसर का शुक्रगुजार था कि उन्होंने उसकी जान बचा ली थी, पर साल बीतते बीतते वो प्रोफेसर को नापसंद भी करने लगा था। वो शायद उस लम्हे को और जीना चाहता था। अगर वो लूसी का साथ देता तो शायद वो हमेशा के लिए उसके साथ रह सकता था। ना तो उनके बीच समय आता और ना ही कोई और। वैन हेल्सिंग ने उसे समझाया था कि अगर वो भी लूसी के साथ एक अनडेड की जिंदगी जीना चाहता है तो उसे अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। पर शायद आर्थर को लूसी के बिना बिताए हुए वो 25 साल ज्यादा अखर रहे थे। कॉटफोर्ड की आवाज सुनकर आर्थर वापस वर्तमान में लौट आया। वो कह रहा था, अपने गुनाह कबूल कर लो आर्थर। वैन हेल्सिंग के खिलाफ गवाही दे दो और मैं तुम्हें सजा से बचा लूंगा। शायद कॉटफोर्ड को यह गलतफहमी थी कि आर्थर को मौत से डर लगता था। आर्थर ने मौत से भी बुरी चीजें देखी थी। वो मौत को कई बार छू कर निकला था। मौत तो उसके लिए एक वरदान जैसी थी। उसकी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। उस भयानक रात के 10 साल बाद उसने खुद को अपनी स्टडी में बंद कर लिया था। वो दीवार पर टंगी लूसी की तस्वीर को देख रहा था और अपनी पिस्टल को पॉलिश कर रहा था। उसने वो पिस्टल अपनी कनपट्टी पर लगा ली थी। वो अपनी जिंदगी को खत्म करके हमेशा हमेशा के लिए लूसी के साथ हो जाना चाहता था। पर बचपन में पढ़ी बाइबल के शब्द जैसे ना जाने कहां से खुद ही उसके कानों में बजने लगते थे। वो उसे याद दिलाते थे कि आत्महत्या करने वाले का अंजाम सिर्फ और सिर्फ नर्क है। आर्थर अपने ऊपर गड़ी हुई कॉटफोर्ड की आंखों को देख पा रहा था। अब उसे कॉटफोर्ड से कुछ बातें उगलवानी थी। वो देखना चाहता था कि कॉटफोर्ड इस केस के बारे में क्या क्या जानता था। उसने वो सारे दस्तावेज कॉटफोर्ड की तरफ खिसका दिए और कुर्सी पर आराम से बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारा ऑफर अच्छा है इंस्पेक्टर, पर ये सारे सबूत बस हालात से मुखातिब हैं। इनमें कुछ भी ठोस नहीं है। अगर ये सबूत मुझ पर मुकदमा चलाने के लिए काफी होते तो तुम अब तक मुझे गिरफ्तार कर चुके होते। मैं सही कह रहा हूं ना? कॉटफोर्ड ने कहा, तुम एक खतरनाक खेल खेल रहे हो। जॉन सीवर्ड अपने अपराध बोध के चलते खुद को माफ नहीं कर पाया। वो वैन हेल्सिंग का सच सबके सामने लाना चाहता था, पर प्रोफेसर ने उसे पहले ही मार दिया। आर्थर ने जवाब दिया, आप स्कॉटलैंड यार्ड के काफी अनुभवी पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए मैं आप पर हंस नहीं रहा। पर पिछले कुछ सालों में मैंने इससे ज्यादा मजाकिया बकवास नहीं सुनी। जैक सीवर्ड वैन हेल्सिंग का एक अनमोल शिष्य था। वो वैन हेल्सिंग का वो बेटा था जो वो हमेशा से चाहते थे। इस तरह के रिश्तों में खून नहीं किए जाते इंस्पेक्टर, और ऐसे रिश्ते मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। तुम बस बेकार की बातें कर रहे हो। कॉटफोर्ड ने कहा,
वैन हेल्सिंग अपने खिलाफ बचे बाकी सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। जॉनथन हार्कर को जैसे ही सच पता चला, उसने उसे भी मार दिया और उसका अगला शिकार तुम हो गए। कॉटफोर्ड खुद को आर्थर का मददगार दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर आर्थर के लिए इस तरह की बातें बेमानी थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं। वैन हेल्सिंग 75 साल के हैं और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की हालत में है। कॉटफोर्ड ने कहा, वैन हेल्सिंग अकेला काम तो नहीं करता। उसने तुम लोगों का दोस्त बनकर तुमसे लूसी का भी तो खून करवाया था। अब तक आर्थर की हंसी छूट गई थी। वो जोर जोर से हंस रहा था। कुछ पल बाद उसने अपनी हंसी पर काबू पाया। आर्थर बिल्कुल चुप था और वो कॉटफोर्ड को घूर रहा था। उस कमरे में सन्नाटा छा चुका था। उस इंस्पेक्टर को देखकर आर्थर को एक शिप के कैप्टन की याद आ गई थी। वो कैप्टन लॉक नेस नाम की एक झील में किसी अजीब से जीव का शिकार करने में लगा हुआ था। वो कैप्टन हमेशा ही बस उस झील के पानी में कुछ ढूंढता रहता था। कॉटफोर्ड भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास कोई सबूत नहीं थे। उसके पास कुछ था तो बस एक थ्योरी, जो कि उसकी मनगढ़ंत बातों पर बनाई हुई थी। कॉटफोर्ड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। उस कमरे का सन्नाटा तोड़ते हुए कॉटफोर्ड ने एक कोशिश और की। उसने कहा, किसे पता कि वैन हेल्सिंग ने नौजवान लोगों का एक नया गिरोह बना लिया हो, जो उसके लिए किसी का भी खून करने को तैयार हो। आर्थर बैठे बैठे अपना सर हिला रहा था। वो कॉटफोर्ड को जितना समझता था, वो उतना समझदार भी नहीं था। पर आर्थर ने कॉटफोर्ड की आंखों में कुछ देख लिया था। ये वो बात थी जो उसने कभी वैन हेल्सिंग की आंखों में देखी थी। वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। आर्थर अगर कॉटफोर्ड की बात मान लेता तो शायद उसे मौत की सजा हो जाती। उसका सर एक झटके में उसके जिस्म से अलग कर दिया जाता और बरसों से जिस शांत मौत की तलाश वो कर रहा था, वो उसे मिल जाती। पर अब उसे अपनी बीवी की चिंता थी। उसके ऐसा करने से उसके परिवार का नाम समाज में खराब हो जाता। उसकी बीवी उससे प्यार करती थी। हालांकि आर्थर कभी उसे लूसी से ऊपर नहीं रख पाया, पर फिर भी अपनी बीवी बेथ का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी थी। आर्थर अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसने अपने सफेद दस्ताने पहने और कहा, मैं काफी सुन चुका हूं इंस्पेक्टर। मैं एक लॉर्ड हूं और तुम्हारे पास मुझे यहां रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोगों ने मुझे दोबारा परेशान किया तो तुम दोनों अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, समझे? आर्थर बिना कोई शब्द कहे दरवाजे से बाहर निकल गया। कॉटफोर्ड पीछे से चिल्लाया, तुम और वैन हेल्सिंग जैसे लोग, तुम अपने गुनाहों को यह कहकर छुपा सकते हो कि बुराई किसी डेविल नाम के शैतान में है। मैं सच को जानता हूं क्योंकि मैंने वो अपनी आंखों से देखा है। बुराई हर इंसान के अंदर होती है और जब वो बाहर आती है तो अपने साथ सिर्फ बर्बादी ही लाती है। और वो बुराई अब तुम्हारी तरफ भी बढ़ रही है आर्थर। बाहर निकलते हुए आर्थर ने जवाब दिया, हां, सिर्फ मेरे लिए नहीं इंस्पेक्टर, वो हम सब के पीछे आ रही है, बस देखते जाओ। वैन हेल्सिंग के पास बहुत काम थे। मीना का टेलीग्राम मिलने के बाद उन्हें क्विंसी को ढूंढने के लिए निकलना था। पर होटल में कॉटफोर्ड के साथ हुई उनकी बहस, उसने न जाने कैसे उनका दिमाग खराब कर दिया था। उन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही थी और इसीलिए उन्होंने अगली सुबह निकलने का फैसला किया। वो सोच रहे थे कि इतने साल भगवान का काम करने और शैतानियत से लड़ने के बाद भी इस दुनिया ने उन्हें क्या दिया। इस उम्र में उनके ऊपर खून का इल्जाम लगाया जा रहा है। उन्हें कॉटफोर्ड को अपने दिमाग से निकालना ही था। वो किसी स्पेनिश इनक्विजिटर की तरह उन सब के पीछे पड़ा हुआ था। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बस एक और रात क्विंसी सुरक्षित रह जाए,
क्योंकि कल तो वो उसे ढूंढ ही लेंगे। उनके होटल के कमरे की दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें से एक उस रोमानियन राजकुमार व्लाद द इम्पेलर की भी थी। उस तस्वीर में कई लोग स्टेक की नोक पर टंगे हुए थे और काउंट उन्हीं के बीच बैठकर खाना खा रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए वैन हेल्सिंग को महसूस हुआ कि ड्रैकुला से एक आखिरी बार सामना होना उनकी किस्मत में लिखा था और उन्हें यह काम अपने हाथों से ही करना था। उन्हें भगवान का काम करना था और अगर इसके बीच में कॉटफोर्ड भी आया तो उसे मरना होगा। वो तस्वीर की तरफ देखकर बोले, मेरा समय खत्म होने वाला है शैतान। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने आओ और हम दोनों एक साथ ही मरें, पर मैं इस तरह बुढ़ापे से नहीं बल्कि तुझे मार कर ही मरूंगा। उनके पास ही एक मेज पर कई चीजें रखी हुई थीं। उसमें छोटे छोटे क्रॉस, पवित्र ब्रेड के टुकड़े, होली वाटर, लकड़ी के स्टेक, एक बोई नाइफ और एक लोड किया हुआ क्रॉसबो। तभी वैन हेल्सिंग को जैसे अपने सीने में एक दर्द का एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी छाती को जकड़ रहा है। शायद मौत उनकी तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे कुछ और दिन जीना होगा। नहीं। उन्होंने मेज का सहारा लिया और अपनी गोलियों को ढूंढने लगे। उन्होंने एक पीतल की डिब्बी खोली जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन की गोलियां रखी हुई थीं। अपने कांपते हुए हाथों से उन्होंने एक दो गोलियां अपनी जीभ के नीचे रख लीं। मौत का शिकंजा अब शायद ढीला पड़ गया था। वैन हेल्सिंग को अपनी ताकत वापस आती महसूस हुई। शायद ये भगवान का एक इशारा था। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उन्होंने वापस उस तस्वीर को देखा और कहा, शैतान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दूसरी तरफ क्विंसी और बासाराब एक बग्घी में बैठे लंदन की तरफ बढ़ रहे थे। क्विंसी ने बासाराब को एक डायरेक्टर हैमिल्टन डीन से टेलीफोन पर हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया था। इसके बाद से ही बासाराब काफी चुप थे। ब्राम स्टोकर अड़ गया था। वो बासाराब को अपने नाटक में लेना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो अपने पुराने अमेरिकन अभिनेता को वापस लाना चाहता था। पर क्विंसी को यकीन था कि एक बार जब बासाराब अपनी परफॉर्मेंस उसे दिखाएंगे, तब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा। वो जैसे जैसे थिएटर के नजदीक जा रहे थे, वैसे वैसे बासाराब का मन कुछ अजीब होता जा रहा था। बाहर मौसम भी काफी बिगड़ रहा था। वो धुंध अब और भी घनी हो रही थी। बासाराब शायद जल्दी में थे। अभी गाड़ीवान ने बग्घी रोकी भी नहीं थी और बासाराब तेजी से नीचे उतर गए। उनके पीछे क्विंसी भी उतरा। बासाराब ने क्विंसी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो क्विंसी। इस ब्राम स्टोकर से मैं अकेले में बात करूंगा। ध्यान रखना कि कोई हमें परेशान ना करे। क्विंसी ने बासाराब का हाथ पकड़ते हुए कहा, और अगर उसने आपकी बात नहीं सुनी तो? बासाराब की आंखें एक ही पल में गुस्से से लाल हो गई थीं। क्विंसी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा। वो ये गलती एक बार पहले भी आर्थर के साथ कर चुका था और आर्थर की वो गुस्से से भरी आंखें उसे याद आ गई थीं। पर अगले ही पल बासाराब का चेहरा फिर से पहले जैसा हो गया। वो क्विंसी के सामने घुटनों पर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्रिंस ड्रैकुला ने एक बार 40,000 सैनिकों के साथ तुर्की की 3 लाख सैनिकों की सेना का मुकाबला किया था। ये 3 लाख लोग सिर्फ एक आदमी को मारना चाहते थे, पर जब ड्रैकुला 30,000 मुस्लिम सैनिकों को स्टेक पर टांग कर अपने घोड़े पर आगे बढ़े, तो उनके दुश्मन चूहों की तरह मैदान छोड़कर भागते नजर आए थे। प्रिंस ड्रैकुला ने उस जंग के मैदान को जंगल बना दिया था, सूली पर टंगे सैनिकों का जंगल। क्विंसी ये सुनकर थोड़ा सहम गया था। बासाराब उस आदमी की तारीफ कर रहा था जिसने उसके पिता का खून किया था, पर उसने खुद को समझाया कि बासाराब के अंदर उस जिंदा आदमी के लिए इज्जत थी जो एक महान योद्धा था।
ना कि उस शैतान के लिए जो कि अनडेड बन चुका था। अभी सही वक्त नहीं था, पर क्विंसी जानता था कि वक्त आने पर बासाराब इस लड़ाई में उसका साथ जरूर देंगे। बासाराब ने आगे कहा, उस महान दिन पर ड्रैकुला ने अपने देश को बचा लिया था। उसने ईसाइयत को बचा लिया था। उसके पास बस एक हथियार था, डर। डर एक बहुत ही खतरनाक हथियार है क्विंसी, इसे इस्तेमाल करना सीखो। क्विंसी के दिमाग में बासाराब की बातें बैठ गई थीं, पर उसे ऐसा उसके माँ बाप ने तो नहीं सिखाया था। बासाराब एक खुददार आदमी था और शायद वो क्विंसी को लोगों से अपनी बात मनवाना सिखा रहा था। पर बासाराब की आंखें थिएटर के दरवाजे पर लगी हुई थीं। वो दोनों थिएटर के दरवाजे पर पहुंचे और गार्ड ने बाहर से लगा हुआ ताला खोला। अंदर थिएटर में काफी अंधेरा था और बस कुछ ही लाइट्स चल रही थी। उस अंधेरे से हैमिल्टन डीन क्विंसी और बासाराब की तरफ आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, क्विंसी, मिस्टर बासाराब, आपका स्वागत है। उसने सबसे पहले बासाराब से हाथ मिलाया। एक पल के लिए वो थोड़ा चौंका। शायद बासाराब की पकड़ काफी मजबूत थी। उसने कहा, चलकर काम की बात करें सर। क्विंसी हैमिल्टन को देखकर आगे बढ़ने वाला था, पर बासाराब वहीं खड़े रहे। उसकी आंखों में एक डराने वाली झलक थी। क्विंसी ने कहा, मिस्टर डीन, हमें गलत मत समझिएगा, पर मिस्टर बासाराब पहले मिस्टर स्टोकर से बात करना चाहेंगे। हैमिल्टन क्विंसी की इस बात से हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि क्विंसी में इतनी हिम्मत कहां से आई। उसने कहा, मिस्टर बासाराब को काम देने का फैसला मेरा है। मिस्टर स्टोकर को इससे सहमत होना ही पड़ेगा। डीन की आवाज में दृढ़ता थी। क्विंसी के पास आगे कहने के लिए कुछ नहीं था। डीन तो पहले ही मान गया था, पर क्विंसी जानता था कि बासाराब को स्टोकर से बात करनी ही थी। बासाराब एक कदम आगे बढ़ा। वो डीन के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया था। वो सीधा डीन की आंखों में देख रहा था। बासाराब को देखकर डीन थोड़ा परेशान हो गया था। बासाराब सही थे, डर से सबको डर लगता है। बासाराब ने क्विंसी के कंधे पर हाथ रखा और उसे पीछे खींच लिया। बासाराब ने कहा, प्लीज मिस्टर डीन, मैं कोई उल्टी सीधी बात करना नहीं चाहता। मुझे मिस्टर स्टोकर से बात करने का एक मौका दे, जिससे मैं उन्हें उनके ही लिखे गए चरित्र को दिखाकर समझा सकूं। ऑफ कोर्स, अगर आप इसकी इजाजत दें तो। बासाराब ने डीन को डराते हुए बड़े मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया था। कैरेट और स्टिक वाली कहावत में क्विंसी स्टिक था और बासाराब कैरेट। उन्होंने डीन को अपने जाल में फंसा लिया था। डीन की शक्ल देखकर ही समझ आ रहा था कि वो मान गया था। क्विंसी बासाराब से बहुत कुछ सीख रहा था। डीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, इस तरफ आइए। किसी जेंटलमैन की तरह बासाराब ने अपना सर झुकाया और उस तरफ चल पड़े। क्विंसी स्टेज की तरफ देख रहा था। वो कितना किस्मत वाला था। बासाराब जैसे बड़े एक्टर को पता था कि हर चीज को कैसे हासिल करना है। उसे समझ में आ रहा था कि जितना वक्त वो बासाराब के साथ बिताएगा, वो अपना बदला लेने के उतना ही करीब आ जाएगा। ब्रैम स्टोकर अपने कमरे में आराम से बैठा था। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल चल रहे थे, जिससे वो थोड़ा परेशान सा हो गया था। इस थिएटर का यह नाटक उसके लिए बहुत जरूरी था। उसने अपनी कलम स्याही से अभी गीली ही की थी कि दरवाजे पर आवाज हुई। स्टोकर ने अपनी कलम गुस्से में मेज पर पटक दी। इससे पहले कि वह कुछ करता या कहता, एक लंबा सा काली आंखों और घने काले बालों वाला आदमी अंदर आ गया। वो लंबा छरहरे बदन का इंसान रौबदार नजर आ रहा था। उसकी शक्ल पर लिखा था कि वो पूर्वी यूरोप के किसी बड़े घराने से था। स्टोकर उसे देखकर अचंभित सा रह गया। वो आदमी मुस्कुरा रहा था।
पर उसकी आंखें, उनमें जैसे गुस्सा भरा हुआ था। ये बासाराब था। उसे देखकर स्टोकर को एक पुराने दोस्त इरविंग की याद आ गई। इरविंग कहता था कि किसी भी मुस्कुराते हुए अभिनेता पर कभी भरोसा मत करना। उनकी मुस्कान उनका ओढ़ा गया बस एक नकाब होता है। बासाराब ने पूछा, आप अपनी किताब में आखिर के कुछ बदलाव करने ही बैठे थे ना? स्टोकर ने वो पन्ना छुपा लिया। उसने कहा, मुझे लगा ही था कि आप मुझसे मिलने आ ही रहे होंगे। कोई नहीं, बताइए। जब से स्टोकर क्विंसी से मिला था, तभी से वो समझ गया था कि बासाराब उससे मिलने जरूर आएगा। उसे डर था कि यह क्विंसी उसकी किताब के बारे में इतना कैसे जानता था। वो ये भी जानता था कि जितना ज्यादा उसका डायरेक्टर डीन क्विंसी और बासाराब के साथ रहेगा, उतना ही करीब वो उसकी किताब के अस्तित्व की जड़ तक पहुंचेगा। उसने खुद को समझाया, उसने कुछ गलत तो नहीं किया। उसने तो बस एक पब में सुनाई गई कहानी के कुछ हिस्सों में जोड़ तोड़ की है। एक बार स्टोकर बार में एक आदमी से मिला था जो उसे कई कहानियां सुनाने के लिए तैयार हो गया था। बस शर्त यह थी कि उसकी शराब बंद नहीं होनी चाहिए। स्टोकर को यह एक सस्ता सौदा लगा था। उस पागल से आदमी की बातों ने स्टोकर को उसकी किताब, जिसका नाम पहले उसने काउंट वैम्पायर रखा था, उसे काउंट ड्रैकुला रखने के लिए मना भी लिया था। उसे क्या पता था कि उस पागल आदमी की सुनाई गई कहानी के कई लोग बिल्कुल असली थे। स्टोकर अपने नाटक में किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहता था। इससे समाज में उसकी छवि खराब हो सकती थी। पर बासाराब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कहा, मैं समझ रहा हूं मिस्टर स्टोकर कि हमारे पास मीठी मीठी बातें करने के लिए समय नहीं है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। स्टोकर ने कहा, बिल्कुल सही, कहिए जनाब। बासाराब ने कहा, आपकी किताब जरा भी बिक नहीं रही। इसे सफल बनाने के लिए यह नाटक ही आपका आखिरी सहारा है। आपको मुझसे क्या परेशानी है? मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। बासाराब के शब्द किसी तीर की तरह स्टोकर के दिल में जा लगे थे। यह दिखावे वाला अभिनेता उसकी किताब के बारे में ऐसा कैसे कह सकता था? उसने कहा, अगर डीन मुझसे जंग करना चाहता है तो मैं उसे वो जरूर दूंगा। इस थिएटर का मैनेजर मैं हूं। तुम्हें रोल देने से पहले मैं इस थिएटर को बंद कर दूंगा। और वैसे भी इस रोल के लिए हमने किसी को चुन लिया है। स्टोकर की बात सुनकर बासाराब हंसने लगा और उसने अपना कोट और दस्ताने उतारे। स्टोकर उसे ऐसा करते देख रहा था। बासाराब ने कहा, अगर मैं ये नाटक करूंगा तो आपको इसमें कुछ बदलाव तो करने ही पड़ेंगे और आपको अपनी किताब के नए एडिशन में भी वो बदलाव करने पड़ेंगे। स्टोकर ने गुस्से में कहा, तुम्हारे बारे में सब सही कहते हैं। तुम पक्के अड़ियल हो। वो शायद बासाराब को परख चुका था। उसे लग रहा था कि बासाराब ड्रैकुला के रोल का ऑडिशन दे रहा था। पर अगर ऐसा था तो यह स्टोकर पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था। स्टोकर का ड्रैकुला घमंड से नहीं, बल्कि अपने गुस्से और डर से लोगों को काबू करता था। बासाराब ने कहा, आपकी किताब में कई गलतियां हैं। बहुत सी बातें तो सफेद झूठ हैं और सबसे बुरी तो आपकी कल्पना है। बासाराब ने यह कहते हुए वो किताब पास से उठा ली। स्टोकर ने कहा, मैंने बासाराब के घमंडी बर्ताव के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आज मुझे पता चला कि तुम पागल भी हो। स्टोकर खड़ा हुआ। उसे लगा था कि बासाराब उसकी बात सुनकर गुस्सा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी आंखों में तो उसे दुख और हताशा नजर आ रही थी, या फिर शायद बासाराब अब भी बस अभिनय कर रहा था। बासाराब ने कहा, आप मुझे उकसा क्यों रहे हैं? मैं आपसे लड़ने नहीं आया। स्टोकर ने कहा, ओह, यह तो बुरा हुआ।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त यहां से बाहर निकल जाओ। ये कहकर स्टोकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने अपनी कुर्सी दूसरी तरफ घुमा ली। पर ना जाने कैसे बासाराब किसी सांप की तरह सीधा स्टोकर के पीछे आ गया। उसने अपने दोनों हाथ स्टोकर के कंधों पर रख दिए और उसके कान के पास आकर कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम अपना ध्यान रखना। तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो स्टोकर। स्टोकर का जैसे खून सूख गया था। वो अपनी डरी हुई शक्ल बासाराब को नहीं दिखाना चाहता था, पर उसके कांपते हुए जिस्म ने उसे धोखा दे दिया। वहीं क्विंसी, जो कि निर्देशक डीन के साथ स्टेज का मुआयना करने में लगा हुआ था, डीन क्विंसी को स्टेज पर लगवाई हुई नई नई चीजें दिखा रहा था। पर क्विंसी को यह एहसास हो गया था कि डीन उससे थोड़ा दूर ही रहता है, इसीलिए वो भी उससे थोड़ा हटकर ही खड़ा हुआ था। डीन ने स्टेज की हाउस लाइट्स बंद कर दी थी और स्टेज पर एकदम अंधेरा छा गया था। तभी एक फटाक की आवाज के साथ डीन ने एक लीवर खींचा और बोला, यह रहा 20वीं सदी का नया शाहकार। इसके साथ ही बिजली से चलने वाली लाइट से स्टेज दमक उठा। यह नए जमाने का 3 रंगों वाला एक लाइट सिस्टम था, जिसमें सफेद, लाल और हरे रंग की लाइट्स थीं। डीन आगे बोला, अब इसे देखो। इसे कहते हुए डीन ने उन लाइट्स की तीव्रता को कम ज्यादा करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर क्विंसी बिल्कुल अचंभे में था। डीन इन नई लाइट्स के साथ जो कर रहा था वो पुरानी गैस लाइट्स के साथ करना बिल्कुल असंभव था। इन लाइट्स के जरिए निर्देशक जब चाहे स्टेज का माहौल बदल सकता था। वो नाटक चलते के बीच में ही हर तरह की लाइट्स का प्रयोग कर सकता था। क्विंसी की शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे एक कैंडी की दुकान में खड़े बच्चे की होती है। तभी पीछे से ब्रैम स्टोकर के चिल्लाने की आवाज आई और डीन उसके ऑफिस में जाने के लिए लपका। पर क्विंसी को याद था कि बासाराब उसे किस लिए यहां लेकर आए थे। उसने जल्दी से डीन के सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा, मिस्टर डीन, मुझे माफ करिए, पर बासाराब ने कहा है कि जब तक वो अंदर हैं उन्हें कोई परेशान ना करे। डीन ने कहा, इस नाटक पर मेरा बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। मैं स्टोकर को अपना सपना तोड़ने नहीं दूंगा। वह क्विंसी को एक तरफ हटाना चाहता था, पर क्विंसी अपनी जगह पर डट कर खड़ा हुआ था। डीन इससे थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि पीछे स्टोकर के दफ्तर में चल रही वह बहस पड़ गई थी और उसकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। डीन चिल्लाया, मेरे रास्ते से हट जाओ क्विंसी। वह क्विंसी को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहता था। उसका वो जेंटलमैन वाला व्यवहार गायब हो गया था। पर क्विंसी ने कहा, मैं माफी चाहूंगा मिस्टर डीन, पर मैं आपको जाने नहीं दे सकता। क्विंसी ने उसे हल्का सा धक्का दिया। डीन को उसकी उम्मीद नहीं थी। वो लड़खड़ा गया और सीधा पीठ के बल गिर पड़ा। डीन स्टेज पर खड़ा था। उसे शायद अभी तक यकीन नहीं हुआ था कि क्विंसी ने उसके साथ ऐसा किया था। क्विंसी ने डीन के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों ही देख लिए थे। डीन लड़खड़ाते हुए उठा। क्विंसी भी उसे हैरानी से देख रहा था, क्योंकि उसने उसे बस हल्का सा पीछे किया था और डीन एकदम गिर पड़ा था। डीन भी मामले की गंभीरता को समझते हुए स्टेज से नीचे उतर गया और क्विंसी खड़ा हुआ बस अपने हाथों को ही देख रहा था। वो ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था। उसे खुद से ही डर लग रहा था। क्या बासाराब उसे ऐसा बनाना चाहता था? पर दफ्तर में कुछ और ही चल रहा था। झुंझलाहट में स्टोकर ने मेज पर लात मारकर अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और बासाराब को एक झटके से खुद से अलग कर दिया। उसने अपनी कुर्सी पीछे खड़े बासाराब की तरफ घुमाई और बोला, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम मुझे ऐसे मजबूर नहीं कर सकते। बासाराब ने कहा, तुम बेवकूफ हो स्टोकर, और तुमसे वाहियात लेखक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारा यह ड्रैकुला दिन दहाड़े आराम से कहीं भी घूमता है।
और तुमने अपनी किताब में लूसी वेस्टर्नरा की मां के कत्ल का सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। तुम कहते हो कि ड्रैकुला अपनी बीवियों को जिंदा बच्चे खिलाता था। तुम उसे काउंट कहते हो, जबकि वो एक प्रिंस था। ये मेरे देश और मेरी संस्कृति की बेइज्जती है। स्टोकर ने कहा, तुम्हारा राष्ट्र अब भी उन पुराने अंधेरे जमानों में जी रहा है, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे देश के ज्यादातर लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। बासाराब की आंखें जैसे कौंध गई थीं। उसने उस पीले कवर वाली किताब को मेज पर दे मारा। उस आवाज से पूरा कमरा हिल गया था। उसने कहा, तुम बेपरवाह तरीके से कुछ भी लिखते हो, वो भी जिसकी तुम्हें जरा भी समझ नहीं। तुम एक अनाड़ी लेखक से ज्यादा कुछ नहीं हो, स्टोकर। स्टोकर हकलाते हुए बोला, मैं तुम जैसे आदमी से बहस नहीं करूंगा। ड्रैकुला मेरी कहानी का बस एक मनगढ़ंत किरदार है। बासाराब ने कहा, अगर प्रिंस ड्रैकुला इतना ही बुरा था तो उसने हारकर को अपने कासल से जिंदा कैसे जाने दिया? उसने तो उसे कैद करके रखा था ना? स्टोकर ने कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब असलियत में हुआ था। बासाराब ने उसकी बात का जवाब दिया, अगर तुमने एक बार भी विडबी के हार्बर मास्टर से बात की होती तो तुम्हें पता होता कि डिमीटर नाम का एक जहाज 1888 में एक तूफान के दौरान किनारे से टकराकर खत्म हो गया था। 1888 में स्टोकर, 1897 में नहीं, जैसे तुमने अपनी इस बेकार किताब में लिखा है। स्टोकर इस बहस को खत्म करना चाहता था। वो बासाराब के मुंह के एकदम पास आकर बोला, मैं तुमसे कहता हूं कि अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। पर बासाराब ने बोलना बंद नहीं किया। उस जहाज पर मौजूद सारे लोग चूहों के फैलाए प्लेग से मारे गए थे। वो सब पागल हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। उस जहाज पर कोई कुत्ता नहीं था। वहां किसी के गले पर पंजों के निशान नहीं थे, जैसे तुमने अपनी इस बकवास किताब में लिखा है। स्टोकर की आंखों में गुस्सा भर चुका था। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था कि पुलिस उसे पकड़ कर ले जाए। उसने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अभी, तुरंत। पर बासाराब स्टोकर के और नजदीक आता जा रहा था और अब स्टोकर को समझ आ रहा था कि बासाराब उससे आकार में काफी बड़ा था। स्टोकर एक कदम पीछे हटकर अपनी मेज से जा लगा। बासाराब ने कहा, लूसी वेस्टर्नरा का खून वैन हेल्सिंग ने किया था, ड्रैकुला ने नहीं। वैन हेल्सिंग ने लूसी को खून चढ़ाते हुए कुछ गलतियां की थी, जिससे लूसी के जिस्म में इंफेक्शन फैल गया। ड्रैकुला ने उसे बचाने के लिए ही उसे एक वैम्पायर में तब्दील किया था। स्टोकर एकदम ठंडा पड़ गया था। वो पीछे हटते हुए बोला, तुम वैन हेल्सिंग के बारे में क्या जानते हो? बासाराब के आधे चेहरे पर मोमबत्ती की रोशनी पड़ रही थी। उसने कहा, वैन हेल्सिंग जितना अड़ियल है उतना ही बेवकूफ भी। उसे कुछ नहीं पता। बासाराब की दहकती आंखों के सामने स्टोकर की सारी हिम्मत टूट चुकी थी। उसकी सांसें छोटी पड़ने लगी थी। उसने कहा, अगर तुम यहां क्विंसी हार्कर के वकील बनकर आए हो तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम अपनी किताब में लिखे हुए उन पाखंडी दोगुले किरदारों जैसे ही हो। तुम्हें क्या लगता है कि एक बनावटी शैतान को गढ़कर और उसके सामने खड़े होकर तुम बुराई से जीत सकते हो? बासाराब ने स्टोकर की बात को बीच में ही काट दिया। स्टोकर अब तक पीछे हटते हुए एक कोने में पहुंच चुका था और वो कमरा उसे अब पहले से भी ज्यादा अंधेरा महसूस हो रहा था। बासाराब उसके इतना करीब आ चुका था कि स्टोकर को उसके सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। बासाराब की वो काली आंखें उसे डरा रही थी। बासाराब को अपना हाथ कुछ ठंडा सा महसूस हो रहा था। वो लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला, ड्रैकुला मेरी कल्पना का बनाया हुआ बस एक शैतान है, बस, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। नहीं, वो एक हीरो था जिसने वो सब किया जो उसे जिंदा रहने और अपने लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए था। बासाराब ने एक गहरी आवाज में कहा। वो आगे बोला,
पोप ने खुद ड्रैकुला को क्रूसेड्स का कप्तान बनाया था। भगवान के लिए वो अकेला ही ऑटोमन साम्राज्य के सामने खड़ा हुआ था। वो कभी भी वैन हेल्सिंग जैसे कीड़े मकोड़े से डरकर ट्रांसिल्वेनिया नहीं भागेगा। तुमने एक देश के हीरो का अपमान किया है स्टोकर, और तुम इसके दोषी हो। स्टोकर के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसे वो कमरा घूमता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसने अपनी नजरें बासाराब से हटा ली। वो अपना सुन्न पड़ा हुआ हाथ सहला रहा था। स्टोकर की पीठ दीवार से लगी हुई थी। वो जैसे घुटनों पर आने लगा था। नीचे बैठते हुए कंपकपाई आवाज में वो बोला, तुम हो कौन? बासाराब ने अपना हाथ स्टोकर के गले पर रखा और उसकी उंगलियां कस गईं। उसके चेहरे के हाव भाव किसी शिकारी जानवर जैसे हो गए थे। वो एक बड़े ही शांत मगर डराने वाले स्वर में बोला, भगवान से पहले मैं तुम्हारा हिसाब यहां करूंगा। ये कहते हुए बासाराब ने स्टोकर को छोड़ दिया। ये ऐसा था जैसे बासाराब ने स्टोकर के अंदर दर्द का एक तूफान सा उठा दिया हो। ये दर्द स्टोकर की गर्दन से उठता हुआ उसके सर में और फिर उसके दिमाग में चला गया। स्टोकर ने दर्द से कराहते हुए अपना सर पकड़ लिया। वो जमीन पर लुढ़क गया और तड़पने लगा। स्टोकर ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसके गले से कराहें निकल रही थी। उसके सामने ही बासाराब ने उसकी वो जिंदगी भर की कमाई, वो पीले कवर वाली किताब उठा ली। उसके बाद बस अंधेरा। क्विंसी खुद को घूरती हुई डीन की आंखों को भांप पा रहा था। उन्होंने अभी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। बासाराब बैकस्टेज से बाहर निकला। उसके हाथों में वो किताब थी। उसने डीन की तरफ देखा और कहा, किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ जल्दी। मुझे डर है कि मिस्टर स्टोकर को दिल का दौरा पड़ा है। एक पल के लिए तो डीन को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो क्विंसी को पार करते हुए सीधा अंदर भागा। जाते हुए वो क्विंसी को चिल्लाकर बोला, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से किसी डॉक्टर को ढूंढ कर लाओ। बासाराब ने इस पर कुछ नहीं कहा। क्विंसी ने बासाराब की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिलाकर सहमति जताई। एक बार फिर क्विंसी अपने मेंटर के आदेश का पालन कर रहा था। वो तेजी से थिएटर से बाहर की ओर भागा। अगर आज स्टोकर मर जाता तो उसे शायद कभी उस किताब, अपने मां बाप के राजों और ड्रैकुला के बारे में पता ही नहीं चल पाता। बासाराब की भारी आवाज से थिएटर गूंज उठा। क्विंसी पीछे पलटा तो बासाराब किताब के कुछ संवादों को पढ़ रहा था। क्या कोई शैतान या राक्षस अतीला से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, जिसका खून इन रगों में दौड़ रहा हो? क्विंसी को समझ थी कि वो समय बर्बाद नहीं कर सकता, पर बासाराब की आवाज ने उसे स्तब्ध कर दिया था। बासाराब अब काउंट ड्रैकुला के किरदार में समा चुका था। उसकी आवाज बिल्कुल खाली और डरावनी सी हो गई थी। इस किरदार में उसका पूर्वी यूरोप का वो लहजा वो बड़े अच्छे से सुनाई दे रहा था। जिस तरह से वो स्टेज पर चहलकदमी कर रहा था, वो किसी भेड़िए जैसा लग रहा था जिसे अपना शिकार सामने दिख गया हो। उसकी भाव भंगिमाएं जैसे किसी राजा जैसी हो गई थी। ये बदलाव इतना जल्दी और इतनी गहराई से हुआ था कि ये सामान्य लग ही नहीं रहा था। अपने संवाद कहते हुए उसके चेहरे पर जैसे सदियों से छुपा हुआ वो दर्द वो उभर आया था। स्टेज के नीचे से पड़ती फुटलाइट्स उसके चेहरे को एक ठंडा और डरा देने वाला आभास दे रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और जज्बात बह रहे थे। वो किताब उसके हाथ से छूट चुकी थी और अब वो बस अपनी याददाश्त से ही संवाद कह रहा था। उसका वो गुस्से वाला रूप अगले ही पल दुख और हताशा में तब्दील हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके हाथ पैर एकदम सख्त हो गए थे और उसका सर पीछे जा चुका था।
क्विंसी की आंखें उस पर जमी हुई थीं। बासाराब इस तरह से बोल रहा था जैसे वो लाइंस उसके मुंह से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से निकल रही हूं। क्विंसी की आंखों के सामने ही उसने ड्रैकुला को एक दर्द भरे हीरो में बदल दिया था जो हताश हो चुका था। क्विंसी सोच रहा था कि बासाराब को ड्रैकुला से इतनी सहानुभूति है तो क्या वो कभी उसे उस शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर पाएगा। ब्रैम स्टोकर के लिए डॉक्टर ढूंढने के ख्याल से वो वापस हकीकत में लौटा। वो थिएटर के दरवाजे को धक्का देकर सड़क पर भागा। वो मदद के लिए आवाज लगा रहा था। उसे एक आदमी मिला जिसने बताया कि वो डॉक्टर है। क्विंसी उसे तुरंत ही अंदर लेकर आया। पर क्विंसी के मन में एक ख्याल और बैठने लगा था। शायद बासाराब वो दोस्त नहीं था जिसका साथ वो अपने आगे आने वाले युद्ध में ढूंढ रहा था। स्टोकर, जो कि जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो सकता था, उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो शैतान बिना एक भी उंगली उठाए पहली बाजी जीत चुका था।